भाई देख, क्लास 12 मैं तुम्हें मात्र 5 मिनट में चीजों को सिखाऊंगा। बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या है, ठीक है। बस कुछ बातें ध्यान में रखना बायोट-सेवर्ट्स लॉ का। पहली बात ये कि बायोट-सेवर्ट्स लॉ एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए। स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए, मतलब बड़े एलिमेंट के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात दिमाग में ये भी रखना भाई साहब कि बायोट-सेवर्ट्स लॉ जो बायोट-सेवर्ट्स लॉ है भाई साहब, वो 110%, ठीक है, 110% करंट और डीएल का डायरेक्शन हमेशा सेम लिया जाएगा। करंट और डीएल का डायरेक्शन हमेशा सेम लिया जाएगा, ऑलवेज सेम। करंट और डीएल का डायरेक्शन हमेशा सेम लिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है, बता दो जल्दी से, ठीक है। वीडियो ओके है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फटाफट कवर करना है कि बायोट-सेवर्ट्स लॉ ऐसा लॉ है जो कि स्मॉल एलिमेंट डीएल पर ही काम होता है, ठीक है। चाहे तुम वायर ऐसा ले लो, चाहे ऐसा ले लो, चाहे ऐसा ले लो, जैसा मर्जी वैसा ले लो, लेकिन हमेशा कैसा लेना है, स्मॉल एलिमेंट डीएल पर ही काम करता है। ओके गुरुजी, समझ में आ गया यहाँ तक। अगर तुम करंट का डायरेक्शन यूं लेते हो, तो याद रखना स्मॉल एलिमेंट डीएल का डायरेक्शन भी उसी के डायरेक्शन के टुवार्ड्स होगा, याद रखना इस बात को। दूसरी बात भाई, डेरिवेशन तुरंत याद करवा दूंगा 2 चुटकी के अंदर, लेकिन मुद्दा क्या है कि याद क्या रखना है उसे समझना जरूरी था, ठीक है। 2 बातें याद रखना है कि पहली बात कि हमेशा इस बात को याद रखना करंट का डायरेक्शन में डीएल, और दूसरी बात क्लास 12 आपको ये भी याद रखना है कि बायोट-सेवर्ट्स लॉ इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर वेयर, बताओ भाई, अरे तुम कैसे बताओगे? इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द स्मॉल एलिमेंट डीएल। ऑल राइट सर। तो भाई साहब बायोट-सेवर्ट्स लॉ के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो कोई सा भी एलिमेंट ले लो जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, मान लो भाई आई करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने बोला जो भी तुम डीएल लोगे उसका डायरेक्शन भी रियलिटी में करंट के डायरेक्शन में ही होगा। दूसरी बात, अगर जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, करंट ऊपर जाए या नीचे जाए, तो हाथों को यूं रखो, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल, कुछ भी बोलो, अंगूठे का डायरेक्शन जिधर जा रहा है दैट डायरेक्शन इज द करंट, ठीक है। अब मैंने इसको पकड़ा, देखो ये चारों उंगलियां, ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये दैट इज द क्रॉस इनवर्ड डायरेक्शन, ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई देख, क्रॉस रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ड डायरेक्शन। अब अंदर से यूं आएगा, बाहर आएगा, लाइक दैट करके बाहर आया, तो बाहर रिप्रेजेंटेशन किससे करोगे तुम? डॉट से करोगे। किससे करोगे? डॉट से करोगे। तो भाई देखो, अगर करंट यूं जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड 100% अगर थंब के हिसाब से ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा होगा। अगर पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस की दूरी पर अगर कोई मुझसे मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, चाहे अब जरूरी नहीं है कि आर एकदम सीधा ही लो भाई, आर तुम कैसे भी ले लो ना, ठीक है, आर तुम कैसे भी ले लो, उससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता। वहां तो देख लिया जाएगा थीटा भी चेकआउट कर लिया जाएगा, ठीक है। आर भी एक तरीके का पोजीशन वेक्टर जैसा रिप्रेजेंट करता है भाई साहब। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना, तो पहली बात तो उस पर पॉइंट दिखाना नहीं, उस पर क्या दिखाओगे? क्रॉस का मतलब देखो थंब ऊपर, करंट ऊपर मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ऑलराइट। उस तरफ रहा तो डॉट, इस तरफ रहा तो क्रॉस। बहुत सुंदर, तुम सीख गए, समझ गए, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर वीडियो स्पीड हो रहा है तो स्लो करके सुन लेना। अब दूसरी बात ध्यान में ये भी रखना है, ध्यान में हमेशा इस बात को भी रखना है कि जब भी अगर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना होता है बायोट-सेवर्ट्स लॉ में, तो किताबी बातें ये कहते हैं कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशंस आ रहा है भाई साहब, एक स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण से स्मॉल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड में भी वेरिएशंस आएगा। तो डीबी किस चीज पे डिपेंड करेगा? करंट पे डिपेंड करेगा, करंट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, कितना अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगा? स्मॉल एलिमेंट डीएल पे डिपेंड करेगा भाई, इस बात को भी दिमाग में रखना है। तीसरी बात कि कहीं ना कहीं ये थीटा पे भी डिपेंड करेगा। अब मुद्दा उठता है, सर थीटा कौन सा लेना है? साइन थीटा लेना है भाई। साइन थीटा क्यों लेना है? देख भाई देख, करंट मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स किधर? ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जो रिजल्टेंट होता है ना, वो कहीं ना कहीं साइन थीटा के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अब एक चीज और दिमाग में रखना है भैया
एक चीज और दिमाग में रखना है सर, क्या दिमाग में रखना है कि डिस्टेंस अगर दूर होगा तो कहीं ना कहीं आर स्क्वायर को रिलेट करना पड़ता है, और इन चारों इक्वेशन को मिलाने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार होता है, दैट इज द आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कुल मिलाकर प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद एक कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। भाई साहब इतनी बातें बुद्धि में डालो, अगर तुम इतना भी लिख के आ जाते हो यू गेट द फुल मार्क्स ऑफ द बायोट-सवार्ट्स लॉ। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया भैया, दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्मुलेशन, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलेंगे। अगर मुझे इसी का वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ा, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ा तो म्यू नॉट 4 पाई आई इज द कांस्टेंट, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इज द कांस्टेंट, इसको अलग करके लिख दो। लेकिन जब तुम आर के रिप्रेजेंटेशन में लिखोगे तो डीएल के साथ हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट आर होता है, अगर एक आर ऊपर बढ़ाया तो नीचे एक आर और बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सवार्ट्स लॉ। तो हमेशा ध्यान में रखना ये भाई ये आर और डीएल के बीच में, आर और डीएल के कारण से कहीं ना कहीं, ये क्रॉस प्रोडक्ट के कारण कहीं ना कहीं हमें नेट रिप्रेजेंटेशन साइन थीटा देखने के लिए मिलता है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायोट-सवार्ट्स लॉ। बाकी आपके सामने ये नोट्स है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आइडिया मिल जाए किस तरह से चीजें होती है। ये यू नॉट के डायमेंशन, ये सब चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी सिखा दूंगा, लेकिन आज मैंने आपको समझाया बायोट-सवार्ट्स लॉ का इक्वेशन लिखते कैसे हैं। जल्दी से चेकआउट करो और अपने इक्वेशन को, अपने कॉपी को तैयार कर लो, क्योंकि अब मैं आ चुका हूं यूट्यूब में रेगुलरिटी के साथ और मैं डेली आपके सामने कुछ वीडियोस लेकर आऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।